Hello learners, a very good morning. I'm Chavi Prada, your UGC NET Paper 1 mentor, and today I'm here to dive into two of the most important topics of UGC NET, human memory and transfer of learning. जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ नए टॉपिक्स हैं जिन पे लेटली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं और बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस इन पे आ रहे हैं. एंड दीज आर द एरियाज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड where often students beat around the bush. लेकिन अब नहीं, बिकॉज हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके चलेंगे. हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करेंगे जिससे आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड with the very first topic, human memory. And by the end of this session, I hope आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए and इसे फिर रिकॉल करना आपके लिए इट्स अ वॉक इन द पार्क. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले ह्यूमन मेमोरी. व्हाट यू मीन बाय ह्यूमन मेमोरी? What actually is human memory? See, human memory is the mental ability to encode, to store and retrieve information. जो भी information आप अपने around लेते हैं उसको आप पहले encode करते हैं, then उसे store करते हैं और जब उसकी ज़रूरत होती है उसको आप recall करते हैं, retrieve करते हैं. इस पूरे process को हम human memory कहते हैं. Human memory आपकी information लेता है, स्टोर करता है एंड देन जब आपको उसकी ज़रूरत होती है उस नीड के हिसाब से वही इंफॉर्मेशन वो आपको वापस देता है. सो देर आर 3 कोर प्रोसेसेस इन ह्यूमन मेमोरी. What are these? These are encoding, storage and retrieval. मैंने जैसा अभी आपको बताया, encoding is converting any physical stimulus जो आप environment से लेते हो into a brain friendly format, जो आपका ब्रेन समझ सके. जो भी आपको फिजिकल स्टिमुलस मिल रहा है एनवायरनमेंट से आपके अराउंड, वो आप लेते हो एंड उसको आप कन्वर्ट करते हो एक ब्रेन फ्रेंडली फॉर्मेट में जो आपका ब्रेन अच्छे से समझ पाता है. देन एनकोडिंग के बाद आपका स्टोरेज होता है. आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. अब वो इंफॉर्मेशन अलग अलग तरीके से स्टोर होती है. अलग अलग देर आर सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, लाइक योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी. इसको हम अभी आगे थोड़ा डिटेल में अच्छे से देखेंगे. उसके बाद लास्ट में होता है आपका रिट्रीवल. ये तब होता है जब आपको उस इंफॉर्मेशन की नीड होती है, यू रिक्वायर दैट इन्फॉर्मेशन, तब वो इन्फॉर्मेशन आपका ब्रेन वापस से रिट्रीव करके आपको देता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन मेमोरी, आपने इसे पढ़ा, आपने इसे फिजिकली रीड करा, देन आपने इसको अपने माइंड में, अपने ब्रेन में एनकोड करा, उसको समझा. समझने के बाद आपने उसको रिवाइज किया, उसे लर्न किया, तो वो आपके ब्रेन में स्टोर हो गया, तो वो स्टोरेज हो गई. एंड देन उसके बाद आप एग्ज़ाम में गए, ये क्वेश्चन आपके पास आया एंड आपको सडनली वो रिकॉल हुआ जो आपने पढ़ा था और स्टोर किया था, वो हो गया आपका रिट्रीवल. तो ये आपका ह्यूमन मेमोरी प्रोसेस है. हम इसे थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. सो सबसे पहले आपका एनकोडिंग. एनकोडिंग क्या है? आपका एक इनपुट स्टेज है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन लेते हो और अपने ब्रेन में उसको फिर बाद में स्टोर करते हो. तो एनकोडिंग सिर्फ और सिर्फ उस सेंसेशन को अपने ब्रेन में लेना है, उसको समझना है, एनकोड करना. ठीक है. सो यहाँ क्या होता है? इट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सेंसेशन इनटू मेमोरी एंड देयर आर सम टाइप्स ऑफ एनकोडिंग. सबसे पहले है आपका सिमेंटिक एनकोडिंग. सी, जहाँ आपका वर्ड आता है सिमेंटिक, यू ऑलरेडी नो कि वो मीनिंग से डील कर रहा होगा. तो सिमेंटिक एनकोडिंग क्या होती है? जब आप कोई भी चीज़ अपने ब्रेन में एनकोड करते हो उसके मीनिंग के थ्रू, आप उसका मीनिंग समझते हो एंड देन उसे एनकोड करते हो. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज एनी वर्ड लाइक ह्यूमन मेमोरी. तो ह्यूमन मेमोरी का सिमेंटिक मीनिंग क्या होगा, आप उसे समझते हो एंड अपने ब्रेन में एनकोड करते हो. ये होती है आपकी सिमेंटिक एनकोडिंग बेस्ड ऑन मीनिंग.
Example, understanding photosynthesis helps remember it longer, what actually it means. ठीक है. देन उसके बाद होता है आपका विजुअल एनकोडिंग. एज द नेम सजेस्ट, विजुअल मतलब कि कोई चीज़ जब हम देख के समझते हो, कोई चीज़, कोई इमेज या कोई भी मूवी, कोई रियलिटी जिसे आप देखते हो एंड देन उसे अपने दिमाग में इनकोड करते हो. जैसे आपने कोई डायग्राम देखा, उसको आपने अपने दिमाग में इनकोड करा. आपने कोई मूवी देखी, उसकी सीन्स आपने अपने दिमाग में इनकोड करे, तो वो आपने जो इनकोड किया है वो आपने देख के इनकोड किया है, तो वो है आपका विजुअल इनकोडिंग. देन फिर आता है आपका एकॉस्टिक इनकोडिंग. इट डील्स विद साउंड. आप क्या सुन के अपने दिमाग में इनकोड कर रहे हो. जैसे आपने कोई गाना सुना, आपने उसको याद कैसे करा, आपने उसको अपने माइंड में कैसे इनकोड किया, उसका मोड क्या था, उसका मोड था हियरिंग, आपने उसे सुन के इनकोड किया. तो ये है आपका एकॉस्टिक इनकोडिंग. देन आपका आता है मेंटेनेंस रिहर्सल. इस पे आपके क्वेश्चंस रहे हैं. ये एक्चुअली क्या है? मेंटेनेंस रिहर्सल होता है जब आप किसी चीज़ को याद करने के लिए, थोड़ी देर तक याद करने के लिए उसको बार बार रिपीटेडली बोलते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपको आपकी मम्मी ने कोई OTP बताया और आपसे कहा कि ये पापा को बता दो. आप उस OTP को बार बार बोलते हुए जाते हो एंड देन पापा को बता देते हो. उसके बाद क्या होता है, फिर आप भूल जाते हो. ये है आपका मेंटेनेंस रिहर्सल. जब आप छोटी सी देर के लिए कोई चीज़ रिपीट करते हो, उसे थोड़ी देर याद रखने के लिए. लाइक आपको बचपन में ऐसा होता होगा, मम्मी आपको कहती होंगी कि जाओ बेटा दुकान से ये लेके आ जाओ. तो आप क्या करते थे, आप वो लिस्ट याद करते थे, आप थोड़ा सा उसे रिपीट करते हुए जाते थे बार 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 बार, जिससे आपको वहाँ दुकान तक जाने तक वो लिस्ट याद रहे कि आपको एक्चुअली लेके क्या आना है. एंड उसके बाद आप जाके वो सामान ले आते थे. फिर बाद में क्या होता था, वो एकदम वैनिश हो जाता था, भूल जाते थे. ये आपका मेंटेनेंस रिहर्सल है. इसके बाद है आपका इलेबोरेटिव रिहर्सल. इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या होता है? सी, आपका जो मेंटेनेंस रिहर्सल था वो एक शॉर्ट टर्म के लिए था. इलेबोरेटिव रिहर्सल होता है आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए. यहाँ क्या होता है, आप किसी चीज़ को, किसी इंफॉर्मेशन को किसी और इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करके याद कर लेते हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म पे याद रहता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी मूवी देखी, या फिर आप जैसे लिटरेचर स्टूडेंट हो तो आपने कोई भी एक नॉवेल पढ़ी एंड उसकी स्टोरी आपको ऐसे लगा कि आप फेमिलियर हो, आपने किसी मूवी में भी ऐसी कोई स्टोरी देखी है, तो आपने क्या किया, उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया. अब क्या हुआ, अब आपको वो याद हो गया. आप एक इन्फॉर्मेशन को एक दूसरी इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट करके उसे याद करते हो, कनेक्ट करके उसे एनकोड करते हो. ये होता है आपका इलेबोरेटिव रिहर्सल. लाइक लिंकिंग फोटोसिंथेसिस टू ए प्लांट कुकिंग फूड. ठीक है, तो इस तरीके से आप एक नॉलेज को दूसरे नॉलेज से कनेक्ट करके इनकोड करते हो. ये होता है आपका इलेबोरेटिव रिहर्सल. ये आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए होता है. इसके बाद है आपका चंकिंग. अब चंकिंग क्या होता है? सी, आपका जो फ़ोन नंबर है आप उसे कैसे याद करते हो? आप उसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो. ठीक है, लाइक ये आपका एक नंबर है 19472024. तो आप इसे कैसे याद करोगे? आप इसे डिवाइड कर लोगे. कैसे? 1947 एंड 2024, या फिर 1947, 20 एंड 24. इस तरीके से जब हमारी कोई इन्फॉर्मेशन बहुत लंबी होती है तो हम उनको मीनिंगफुल यूनिट्स में छोटा छोटा डिवाइड करते हैं एंड तब हम उसको एनकोड करते हैं. ये होता है आपका चंकिंग. आपके कोई भी OTPs होते हैं, आपके फ़ोन नंबर्स होते हैं, या कोई बहुत बड़ी लिस्ट होती है, तो आप उनको ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हो एंड देन उनको एनकोड करते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपकी मम्मा ने आपको कोई लिस्ट दी ग्रॉसरीज की, उसमें वो बहुत लंबी लिस्ट थी, तो आपने क्या किया, जो एक जैसे आइटम्स थे उनको साथ में डिवाइड करके फिर याद कर लिया. लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स एंड देन योर कॉस्मेटिक्स, एनीथिंग जो आपको चाहिए, आपने उनको अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके तब याद कर लिया. ये होती है आपकी चंकिंग.
सो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब इसके आगे हम चलते हैं स्टोरेज द सेकेंड स्टेप इन योर मेमोरी प्रोसेस। क्या होता है, आपने इंफॉर्मेशन इनकोड कर ली, अब आप क्या करोगे, आप उसको अपने ब्रेन में स्टोर करोगे। अब वो जो स्टोरेज होती है वो अलग अलग स्टोर्स में जाती है। आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, उसको हमने अलग अलग लेवल पे बांट दिया है एंड उन पे जाके ये स्टोर होती हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसरी मेमोरी में जाती है, कुछ शॉर्ट टर्म में जाती है, कुछ आपकी वर्किंग मेमोरी में जाती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में जाती है। ये आपका स्टोरेज होता है। उसके बाद होता है आपका रिट्रीवल मैंने आपको जैसे बताया, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना। आपको वो इन्फॉर्मेशन की अब नीड है जिसे आपने इनकोड कर लिया था, जिसको आपने अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया था, तो उसको वापस से आपको रिकॉल करना है। तो ये होता है आपका रिट्रीवल। और जब ऐसा नहीं हो पाता तो हम उसे कहते हैं रिट्रीवल फेलियर। आप कोई चीज़ रिकॉल नहीं कर पाते हो, वो होता है आपका रिट्रीवल फेलियर। कि जैसे आप बोलते हो ना कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा उसका, आई रिमेंबर हिम, वो आपका रिट्रीवल फेलियर है। कोई भी चीज़ जो आपके दिमाग में है पर आप उसे रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो। इसके बाद हम आते हैं आपके टाइप्स ऑफ मेमोरी पे। Prominently there are 4 types of memory: your sensory memory, then your short term memory, working memory, long term memory. इसके अलावा भी there are some other special types of memory जिनको हम देखेंगे, we'll go through them one by one. सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी आपकी सबसे छोटी मेमोरी होती है, सबसे ब्रीफ मेमोरी, सबसे कम टाइम पीरियड के लिए। आपने कभी रियलाइज़ किया होगा कि आप जब लाइट ऑन करते हो एंड देन आप ऑफ कर देते हो, तो फॉर दोज मिनी सेकेंड्स वो रिफ्लेक्शन आपकी आंखों के सामने होता है, वो आपकी सेंसरी मेमोरी है। आपको ध्यान होगा, आप कभी भी कुछ सुनते हो, किसी ने आपको कुछ बोला, जैसे मैं आपसे जो बोल रही हूँ और मैं आपसे तुरंत पूछूँ कि मैंने क्या बोला, तो आप मेरी बात जो मैंने बोला था वो आपके मन में, आपके ब्रेन में रिकॉल हो जाएगी। वो क्या है, वो है आपकी सेंसरी मेमोरी। इट्स लाइक योर स्क्रीनशॉट मेमोरी, क्योंकि ये बहुत क्विक इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, 1 to 3 seconds. सो देर आर सम टाइप्स एज वेल। सबसे पहले आइकॉनिक मेमोरी आपके विजुअल एलिमेंट से डील करती है। आपने कुछ भी अभी देखा, वो आपके सामने से हटा दिया, लेकिन कुछ मिनी सेकेंड्स के लिए उसका रिफ्लेक्शन आपके सामने होगा। ये है आपकी आइकॉनिक मेमोरी। अगेन वही आपका लाइट वाला एग्जाम्पल, आपने लाइट ऑफ कर दी, उसका ग्लो थोड़ी देर के लिए आपकी आंखों के सामने होगा, क्योंकि वो आपकी आइकॉनिक मेमोरी है। फिर आता है आपका इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी क्या है, अगेन एज अ नेम सजेस्ट आपकी ऑडिटरी मेमोरी है। आपने अभी कुछ सुना एंड देन वो आपने जो सुना उसके आपके कान में, आपके ब्रेन में थोड़े मिनी सेकंड्स के लिए वो वैसे ही रहा, वो है आपकी इकोइक मेमोरी। देन उसके बाद है आपका हैप्टिक मेमोरी। हैप्टिक मेमोरी होता है आपका टच से। आपने कोई भी चीज़ टच करी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी गर्म यूटेंसिल टच किया, अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ मिनी सेकंड्स के लिए जो उसकी वो वार्म थी वो आपके हाथों पे आपको फील हुई, ये है आपकी हैप्टिक मेमोरी। देन आपकी है इडियटिक मेमोरी। इट्स लाइक योर फोटोग्राफिक मेमोरी, बहुत रेयर मेमोरी होती है एंड यूजुअली ये बच्चों में देखी जाती है। इट्स लाइक कि आपने कुछ देखा एंड वो मोमेंट आपके ब्रेन में एज इट इज बहुत ज़्यादा डिटेल में रहा, आपको एक एक डिटेल्स आपको याद है। तो ये यूजुअली जो बच्चे होते हैं उनमें ही देखी जाती है, एडल्ट्स में ये बहुत ज़्यादा रेयर होती है। तो आई गेस आपको ये चारों समझ आ चुके हैं, आइकॉनिक फॉर विजुअल, इकोइक फॉर ऑडिटरी, देन हैप्टिक टच एंड एडियटिक जो एकदम डिटेल्ड फोटोग्राफिक मेमोरी लाइक होती है। लेकिन अगेन ये बच्चों में ज़्यादा होती है, इट्स वेरी रेयर इन एडल्ट्स, इसको आप याद रखिए। देन फिर आती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी अगेन
थोड़े से टाइम पीरियड के लिए होती है, लेकिन आपकी सेंसरी मेमोरी से ज़्यादा होती है। ये आप कहाँ यूज़ करते हो? जब आपको कोई काम करना है, लाइक आपको किसी ने कोई OTP बताया, अब आपको जब तक आपको वो OTP एंटर नहीं करते आपको उसे याद रखना है, तो वहाँ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ हो रही है। आप कोई नंबर डायल कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ उसे सुन रहे हो एंड उसको याद करके डायल कर रहे हो, लेकिन जब आपने OTP डाल दिया, जब आपने वो नंबर डायल कर लिया, उसके बाद वो नंबर आपको याद नहीं रहता। ये मेमोरी सिर्फ तब तक होती है जब आपको उस मोमेंट पे उसकी नीड होती है। इसकी आपकी 20 to 30 सेकेंड्स की कैपेसिटी होती है। इट्स लाइक योर व्हाट्सएप ड्राफ्ट। आप क्या करते हो, आपको जब कुछ याद रखना होता है, आप जल्दी से उसे अपने ड्राफ्ट्स में डाल लेते हो उसको याद रखने के लिए। तो ये आपके दिमाग का एक ड्राफ्ट है। जब आप कुछ कोई इन्फॉर्मेशन थोड़े टाइम तक अपने दिमाग में सेव करके रखना चाहते हो, तब तक जब तक उसकी नीड है, वहाँ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी यूज़ होती है। उसके बाद आपकी आ जाती है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी आपका एक एक्सपेंडेड वर्जन है आपकी सेंसरी मेमोरी का। ये इसमें क्या होता है, जब आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप लिख रहे हो या फिर आप कुकिंग कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, वहाँ पे जो आपकी एक्टिव मेमोरी यूज़ हो रही है वो है आपकी वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी को हम 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू बेडले एंड हिच। क्या है ये 4 कंपोनेंट्स? सबसे पहले है आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ये आपकी वर्किंग मेमोरी का बॉस है, ये सब कुछ कंट्रोल करता है, ये डिसाइड करता है कि आपका फोकस कहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइव कर रहे हो, उसमें साथ साथ आप किसी से बात भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे ये डिसाइड करेगा कि आपका फोकस ज़्यादा कहाँ होना चाहिए। ये डिसाइड करेगा कि आपका फोकस आपकी ड्राइविंग पे ज़्यादा होना चाहिए। जब आप 2 काम कर रहे हो और उनमें से किसी एक काम पे आपका फोकस ज़्यादा होता है, तो वो डिसाइड करता है आपका सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। यही आपको कंट्रोल करता है, यही चूज़ करता है उस एक्टिव मोमेंट पे कि क्या करना है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर आता है आपका फोनोलॉजिकल लूप। ये आपका वर्किंग मेमोरी का साउंड सिस्टम है। जो भी आप सुनते हो और उसके बाद उसको अपने ही मन में साइलेंटली रिपीट करते हो, वो होता है आपका फोनोलॉजिकल लूप की वजह से। आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन सुन के स्टोर करते हो थ्रू फोनोलॉजिकल लूप। देन उसके बाद है आपका विजुअल स्पेशल स्केच पैड। अगेन एज द नेम सजेस्ट, विजुअल। आप यहाँ पे क्या करते हो, कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो उसे देख के, ठीक है, जैसे सम डायग्राम, सम शेप, सम रूट, कोई भी जगह आप जा रहे हो, आप उस रास्ते को याद करते हो उसको देख के। तो ये है आपका विजुअल स्पेशल स्केच पैड। देन अगर लाइक दिस एग्जाम्पल, मेंटली इमेजिनिंग योर रूम लेआउट, आपसे बोला जाए कि आप अपने रूम का लेआउट इमेजिन करो। आपको याद होगा बचपन में हम क्या करते थे, हम अपने फ्रेंड्स को अपने घर का एड्रेस बताने के लिए उनको ऐसे ड्रॉ करके रूट बताते थे। वो जो मेमोरी उस टाइम पे वर्क करती थी, हमारी वर्किंग मेमोरी, उसका विजुअल स्पेशल स्केच पैड वाला कंपोनेंट था, जो जिससे आप पूरा अपना वो जो रूट था उसे अपने ब्रेन में विजुअलाइज कर लेते थे। तो ये है आपका विजुअल स्पेशल स्केच पैड। देन आपका आता है एपिसोडिक बफर। एपिसोडिक बफर, ये सारे जो भी आप सुनते हो या फिर आप देखते हो एंड वो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करते हो, उन सबको कंबाइन करता है साथ में। फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबरिंग योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे वापस से रिमेंबर कर रही हो, तो उसमें आपको वो केक याद आएगा, वो आपका एक विजुअल एलिमेंट हो गया। उस टाइम पे क्या म्यूज़िक था वो याद आएगा, वो अगेन आपका एक ऑडिटरी एलिमेंट हो गया। तो ये सब कुछ कंबाइन करता है, वो होता है आपका एपिसोडिक बफर। सो दीज आर द 4 कंपोनेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ चुके होंगे, ये क्लियर होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी पे। व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी? सी,
आपकी अनलिमिटेड मेमोरी, जो आप लंबे समय तक याद रखते हो, वो होती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि टेल मी द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको ये पता है लॉन्ग टर्म पे। आपसे मैं कोई भी जनरल क्वेश्चन पूछूं, आपको पता होगा लॉन्ग टर्म पे। या फिर मैं आपसे कुछ आपकी लाइफ एपिसोड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछूं एंड आप मुझे बताओ, मैं आपसे बोलूं कि मुझे अपनी लाइफ का सबसे अच्छा दिन डिस्क्राइब करके बताओ, आप वो मुझे डिस्क्राइब करके बताओगे। वो आप कैसे बता पा रहे हो? क्योंकि वो जो दिन है, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके माइंड में, वो आपके ब्रेन में स्टोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन हेल्प करता है आपको? यहाँ करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगेन देर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। ब्रॉडली देर आर टू टाइप्स। एक्सप्लिसिट को हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी कहते हैं, इम्प्लिसिट को हम नॉन डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी आपकी वो मेमोरी है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी है जिसको आप डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसे आप अपने वर्ड्स के थ्रू बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे अगेन मैंने आपसे पूछा कि आप अपनी अभी तक की बेस्ट स्कूल ट्रिप डिस्क्राइब करिए, तो आप जो वो डिस्क्रिप्शन देंगे, आप उसे बता पा रहे हैं, तो वो है आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी। आपसे मैं कोई भी जनरल क्वेश्चन पूछूं, कोई भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूं एंड आप उसका आंसर दे पाओ, वो आपकी एक्सप्लिसिट मेमोरी है। इसलिए हम इसे डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। इम्प्लिसिट मेमोरी वो होती है जो आपके दिमाग में बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती है, पर आप उसको ऐसे इंटेंशनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे आपको कार ड्राइव करनी आती है, ये आपकी एक लॉन्ग टर्म मेमोरी है, लेकिन यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट। आपको वो पता है अनकॉन्शियसली, आपके ब्रेन को वो मेमोरी आती है एंड आपको वो पता है अनकॉन्शियसली। यहाँ पे क्या है, यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। आप जब उसको एक्सप्रेस करते हो तो बहुत कॉन्शियस होके करते हो। यहाँ पे जब वो एक्सप्रेस होती है तो वो अनकॉन्शियसली एक्सप्रेस हो जाती है। जैसे ही आप कार में ड्राइविंग सीट पे बैठोगे, आपकी वो मेमोरी अनकॉन्शियसली रिट्रीव हो जाएगी। So these are the two broad types of long term memory. इनको हम अच्छे से देखते हैं। So मैंने आपको बताया एक्सप्लिसिट मेमोरी, जिसे आप वर्बलाइज कर सकते हैं। अब इनके हम सब टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले है आपकी एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोडिक से पता चल रहा है, एपिसोड आपके लाइफ के कुछ इवेंट्स, आपके लाइफ के कुछ एपिसोड्स, जब आप उन एपिसोड्स को रिकॉल करते हो, वहाँ पे जो आपकी मेमोरी वर्क करती है वो होती है आपकी एपिसोडिक मेमोरी। फिर आती है आपकी सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी डील करती है आपकी सारी फैक्चुअल नॉलेज से। आपको जो भी फैक्ट्स पता है, जो भी इंफॉर्मेशन आप जानते हो, जो आपने लर्न करी है, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको मालूम है, वो होती है आपकी सिमेंटिक मेमोरी। अब ये दोनों मेमोरी एक्सप्लिसिट कैसे हुई? क्योंकि आप अपना लाइफ एपिसोड भी कॉन्शियसली याद रखते हो एंड उसको आप बताते भी हो, उसे वर्बलाइज भी कर सकते हो। सेम सिमेंटिक मेमोरी भी आप कॉन्शियसली याद रखते हो एंड आप उसको भी बता सकते हो, वर्बलाइज कर सकते हो। जब आप उसे बता रहे होते हो तो आपके कॉन्शियस ब्रेन को पता होता है कि आप उसे वर्बलाइज कर रहे हो। सो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एपिसोडिक मेमोरी? योर फर्स्ट स्कूल पिकनिक, योर लास्ट बर्थडे, योर फर्स्ट जॉब इंटरव्यू। ये आपके लाइफ के कुछ एपिसोड्स हैं जो आपको याद है। देन आपकी सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी इज योर फैक्ट बैंक। जैसे कैपिटल ऑफ इंडिया, 2+2 is 4, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एनी मीनिंग ऑफ एनी पर्टिकुलर वर्ड, ये आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे याद है एंड आप इनको वर्बलाइज भी कर पा रहे हो। तो ये हो गई आपकी एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी। आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में देर आर टू टाइप्स, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट के हमने सब टाइप्स देखे हैं, आपका एपिसोडिक मेमोरी एंड देन आपका सिमेंटिक मेमोरी। अब हम आगे आएंगे आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी पे। इम्प्लिसिट मेमोरी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ऑटोमेटिक। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली आ जाती है बाहर जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब इसकी नीड होती है। ठीक है, तभी हम इसे अनकॉन्शियस मेमोरी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैंने आपको जैसे कार ड्राइविंग का एग्जांपल दिया था, वो आपकी इम्प्लिसिट मेमोरी है। या फिर आप कहीं जा रहे हो एंड आपको उस जगह का, उस लोकेशन का रूट पता है, तो आप उसे बहुत कॉन्शियसली याद नहीं करते, आपको अनकॉन्शियसली वो याद हो जाता है, आपको पता होता है। अब इसके टाइप्स क्या हैं? सबसे पहले है आपका प्रोसीजरल, जब आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे होते हो, जैसे आपका वही राइडिंग ए बाइक या फिर टाइपिंग, कोई भी प्रोसीजर जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आपकी प्रोसीजरल मेमोरी आपकी हेल्प करती है उसको याद रखने में कि वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो ये है आपकी प्रोसीजरल मेमोरी। उसके बाद है आपका प्राइमिंग। प्राइमिंग क्या होता है? प्राइमिंग होता है अनकॉन्शियसली आप दो चीज़ें हैं जिन्हें आपस में लिंक कर लेते हो, एक आपको सडन हिंट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई भी बोले येलो, आपको सडनली याद आ जाता है बनाना। आपको बोले डॉक्टर, आपके दिमाग में सबसे पहले उस इमेज आ जाती है एक हॉस्पिटल की या फिर नर्स की। आप आपस में लिंक कर लेते हो उन चीज़ों को क्योंकि रेपिटेडली आपने उनको साथ में देखा है, लेकिन ये अनकॉन्शियस होता है, आप इसको कॉन्शियसली लर्न नहीं करते हो, ये एक लर्न बिहेवियर नहीं है, इसको याद रखिए। फिर आता है आपका कंडीशन मेमोरी। आपने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा अबाउट पेवलोव। यहाँ पे क्या होता है, आपकी एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, फिर आ जाता है आपका कंडीशन मेमोरी। आपने पढ़ा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग में, आपका एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है, वहीं आपका एक अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। अनकंडीशनल स्टिमुलस वो होता है जिस पे एक बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स मिलता है, जिसे हम अनकंडीशन रिस्पॉन्स कहते हैं। आपका वही डॉग, पेवलोव्स डॉग एक्सपेरिमेंट आपको अगर पता होगा, तो वहाँ पे आपका अनकंडीशन स्टिमुलस है आपका फूड, एंड उसका अनकंडीशन रिस्पॉन्स है वो सेलिब्रेशन जो डॉग के साथ होता है। फूड का एकदम नेचुरल रिस्पॉन्स है वो। वहीं पे एक होता है न्यूट्रल स्टिमुलस जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, जैसे आपकी बेल। इसी एक्सपेरिमेंट में आपकी बेल, आप जो उस बेल को रिंग करते हैं तो उसका डॉग पे कोई असर नहीं होता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि हम बेल को और उस फूड को एक साथ ले आते हैं, हमेशा जब भी बेल बजती है तभी डॉग को फूड दिया जाता है, तो धीरे धीरे जो डॉग है वो उस बेल पे भी वही रिस्पॉन्स देने लगता है जो वो फूड पे दे रहा था। तो आपकी जो बेल है, जो पहले आपकी वो न्यूट्रल स्टिमुलस थी, अब वो आपकी कंडीशनड स्टिमुलस हो जाती है। इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। ये आपका कॉन्शियसली लर्न बिहेवियर, ये लर्न कराया जाता है, ये आपको लर्न नहीं कराया जाता, ये आप धीरे धीरे खुद से सीख जाते हैं। सो दिस इज़ योर कंडीशन मेमोरी। जैसे आपको स्कूल में पता है कि बेल रिंग होगी तो यू हैव टू पैक योर बैग्स एंड लीव। आपकी छुट्टी हो गई है या फिर आपका पीरियड ख़त्म हो चुका है, ये आपको कंडीशन करा दिया जाता है। ये होती है आपकी कंडीशन मेमोरी। आपको कॉन्शियसली पता नहीं होता है कि आपने इसे लर्न कर लिया है, लेकिन ये आपके दिमाग में होती है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अदर स्पेशल टाइप्स ऑफ मेमोरी। जैसे आपकी है ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। ये अगेन आपके जो भी ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके लाइफ के मोमेंट्स हैं, एपिसोड्स हैं, प्लस आपकी जो सिमेंटिक मेमोरी है, दोनों मिला के आपकी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी बना देती है। जैसे आपकी सेल्फ नेटफ्लिक्स सीरीज़ है ये। ओके, फिर है आपकी प्रोस्पेक्टिव मेमोरी एंड रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी। प्रोस्पेक्टिव मेमोरी होती है टू रिमेंबर व्हाट टू डू इन फ्यूचर। जैसे आपको याद है कि मुझे कल मार्केट जाना है, ये आपकी प्रोस्पेक्टिव मेमोरी है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है वो आपको याद है। फिर है आपकी रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी। आपने कल क्या किया था, आपने पास्ट में क्या किया था, आपको वो याद है, वो है आपकी रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी। आपने अपनी मम्मी को बोला, मम्मा कल मुझे इतने बजे उठा देना, मुझे सुबह 6 बजे उठा देना, मुझे स्कूल जाना है। ये है आपकी प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। आपको ये याद होना कि कल आपने स्कूल में क्या किया था, वो है आपकी रेट्रोस्पेक्टिव मेमोरी। सो इट्स ऑल अबाउट फ्यूचर एंड पास्ट। देन
फिर आती है आपकी फ्लैश बल्ब मेमोरी। फ्लैश बल्ब मेमोरी वो मेमोरी होती है जब आपकी लाइफ का एक कोई बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड होता है एंड उसके अराउंड जो भी उसकी विविड मेमोरी होती है उसे हम फ्लैश बल्ब मेमोरी कहते हैं। सो वो क्या हो सकता है, जैसे कोई बहुत स्पेशल डे हो सकता है आपके लिए, या हो सकता है कोई बहुत ही ट्रेजिक डे, लेकिन आपको उसके अराउंड उस दिन क्या हुआ था, वहाँ क्या एनवायरनमेंट था, वहाँ कौन कौन प्रेजेंट था, आपको सब बहुत अच्छे से एकदम विविडली याद रहता है। उसे हम कहते हैं फ्लैश बल्ब मेमोरी। देन जैसे where you were when India won the 2011 वर्ल्ड कप, आपको याद होगा क्योंकि एक स्पेशल इवेंट है ये, आपको वो याद होगा उस टाइम पे आप कहाँ थे जब आपने वो इवेंट देखा था, एक्सपीरियंस किया था। ये है आपकी फ्लैश बल्ब मेमोरी। फिर है आपकी सोर्स मेमोरी। जब आप ये याद रखते हो कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहाँ से मिली है, जैसे आपने कोई गॉसिप सुनी, ठीक है, कोई भी र्यूमर सुना एंड आपने अपनी दोस्त को बताया, फिर आपकी दोस्त ने आपसे पूछा कि आपको ये कैसे पता, तो आप बताओगे कि मुझे ये मेरी एक फ्रेंड है उसने बताया, मुझे उसके थ्रू पता लगा। तो आपको सोर्स पता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता लगी है। ये है आपकी सोर्स मेमोरी। जब आपको सोर्स का पता हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, वो आपको याद हो, आपने कुछ पढ़ा, ठीक है, और आपसे किसी ने पूछा कि ये आपने कहाँ पढ़ा, तो आपको उसका एग्जैक्ट सोर्स पता हो कि मैंने ये इस बुक में पढ़ा था या फिर मैंने ये किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे पढ़ा था। ये होती है आपकी सोर्स मेमोरी। तो दीज आर ऑल दी टाइप्स ऑफ मेमोरी जो हमारे सिलेबस में है, जिन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आप अच्छे से देखिए। इसके आगे देर आर सम ब्रेन एरियाज जो आपकी मेमोरी में इन्वॉल्व होते हैं, जिनका आपस में कनेक्शन होता है, वो उस मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी एपिसोडिक मेमोरी के लिए आपको हिपोकैम्पस होता है। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका एमनीसिया के ऊपर। वहाँ पे आपका अगर पूछा जाए कि आपके ब्रेन का कौन सा एरिया है जो डैमेज होता है, तो वो है आपका हिपोकैम्पस। देन फिर है आपका सिमेंटिक, आपका जब टेम्पोरल लोब यहाँ कुछ डैमेज होता है तो उसका असर पड़ता है आपकी सिमेंटिक मेमोरी पे, तो इनका ध्यान रखिए। फिर है आपका सेरिबेलम एंड बेसल गैंग्लिया। जब आपकी जो आपकी प्रोसीजरल मेमोरी है वो यहाँ स्टोर होती है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट सेरिबेलम और बेसल गैंग्लिया से होता है। तो जब कभी आपकी कोई भी इंजरी इन पार्ट्स पे होती है, इन एरियाज पे होती है, तो उसका डायरेक्ट असर पड़ता है आपकी प्रोसीजरल मेमोरी पे। उसके बाद है आपका एमेग्डाला। ये आपकी इमोशनल मेमोरी से डील करता है। जब यहाँ कुछ डैमेज होता है तो उसका असर पड़ता है आपकी इमोशनल मेमोरी पे। फिर आपका आता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये डायरेक्टली लिंक्ड है आपकी वर्किंग मेमोरी से, तो इनको आप ध्यान से करके चलिए, इन पे आपके मैच द फॉलोइंग्स आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके हिपोकैम्पस पे जब डैमेज होता है तो आपका एंटेरो ग्रेट एमनीसिया आपको होने के चांसेस होते हैं, जिसमें आप कोई भी नई इन्फॉर्मेशन नहीं बना पाते हैं। आपको पुरानी मेमोरीज याद होती हैं पर कोई भी नई मेमोरीज आप बिल्डअप नहीं कर पाते हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा आगे और डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं आपके लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आपको पता होगा आपके 3 levels of consciousness: conscious mind, then subconscious mind, and then your unconscious mind. conscious mind वो होता है जो अवेयर्ड होता है कि आप क्या कर रहे हो, completely आप अवेयर्ड होते हो, वो होता है आपका कॉन्शियस माइंड। जैसे अभी आपको पता है आप क्या कर रहे हो, तो वो आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि आप क्या कर रहे हो। फिर है आपका सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, आपको एग्जैक्टली इस मोमेंट पे नहीं पता आपके सब कॉन्शियस माइंड में क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब उसकी नीड होती है तब वो इन्फॉर्मेशन सडनली आ जाती है, तो वो होता है आपका सब कॉन्शियस माइंड। देन उसके बाद आपका होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड, सिगमंड फ्राइड ने आपको बताया है इसके बारे में, आपके बहुत सारे हिडन डिज़ायर्स, फियर्स, ट्रॉमास
जो भी होती हैं, जो आपकी रिप्रेस्ड फीलिंग्स होती हैं, वो सब आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती हैं, और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आपके जो एक्शंस हैं उनको रूल करती है। आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपकी जो दबाई हुई फीलिंग्स हैं, जो आपके दबाए हुए थॉट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, फियर्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी आप एक्शन करते हो या फिर जो भी आप डिसीजंस अपनी लाइफ में लेते हो, उनको वो अफेक्ट करते हैं। तो ये है आपका अनकॉन्शियस माइंड। अब हम देख लेते हैं कुछ मेमोरी डिसऑर्डर। सबसे पहले मैंने आपको बताया एमनीसिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे आपका मेमोरी लॉस होता है। इसके देर आर 2 टाइप। सबसे पहले एंटेरोग्रेड एमनीसिया, फिर आपका रेट्रोग्रेड। एंटेरोग्रेड में क्या होता है, आप कोई नई मेमोरी नहीं बना पाते हो। आपकी जो पुरानी मेमोरी है वो आपको याद रहती है, लेकिन इसके बाद आप कोई भी नई मेमोरी नहीं बना पाते हो। और जब आपको रेट्रोग्रेड एमनीसिया होता है तो उसमें क्या होता है, जो आपकी पुरानी मेमोरीज हैं आप उनको भूल जाते हो। ठीक है, तो यहाँ आप कोई नई मेमोरी नहीं बना पा रहे, पुरानी मेमोरी आपको याद है। यहाँ आपकी जो पुरानी मेमोरी थी आप उसको भूल गए, आप नई मेमोरी बना पा रहे हो। फिर आता है आपका एल्जाइमर, सबको पता ही होगा, सैयारा सबने देखी है। एल्जाइमर में आपके न्यूरॉन डिस्ट्रक्शन होने लगता है, धीरे धीरे आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है। फिर है आपका डिमनीशिया, अगेन यहाँ पे भी आपका ग्लोबल डिटोरिएशन होता है आपकी मेमोरी का, आपके कोग्निशन का। आप सही से आपकी जो कोग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, आपकी मेंटल एबिलिटीज़, वो धीरे धीरे फंक्शन करना बंद करने लगती हैं, कम करने लगती हैं। कार्सकॉफ सिंड्रोम, ये आपका यूजुअली विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से हो जाता है, एंड इसका एक बहुत ही प्रोमिनेंट रीज़न होता है अल्कोहल। और इट इंक्लूड्स कॉन्फेब्युलेशन, मतलब मेकिंग अप ऑफ स्टोरीज। ऐसा होता है कि आपका ब्रेन जो मिसिंग गैप्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, उनको खुद से फिलअप करने लगता है, लेकिन वो क्या होते हैं, वो रियल स्टोरीज नहीं होती, वो स्टोरी खुद से बिल्डअप की होती है। क्यों? क्योंकि वो जो गैप थे वो ब्रेन ने खुद से भर दिए हैं। आपने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी जिसमें क्या होता है, कोई भी नरेटर है या कोई भी कैरेक्टर है, वो कोई स्टोरी बताता है, उसको लगता है कि वो एकदम रियल है, या वो उसके साथ एक कोई इवेंट हुआ है जो रियल में हुआ है, पर वो एक्चुअल में नहीं हुआ होता। वो खुद से उसकी दिमाग की बनाई हुई स्टोरी होती है जो उसको रियल लगती है। तो ये एक इसका सिम्टम है। देन आपका पीटीएसडी में क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपके कुछ पास्ट ट्रॉमास होते हैं जो आपके बहुत ही कंसिस्टेंटली, बहुत फ्रीक्वेंटली आपकी नई मेमोरीज़ के साथ इंटरफेयर करते हैं। तो वो होता है आपका पीटीएसडी, मेमोरी लॉस। आपके जो ट्रॉमास हैं वो बार बार आपकी नई मेमोरीज में आते हैं, आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको फ्लैशबैक्स आते हैं, वो होता है आपका पीटीएसडी। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट मेमोरी डिसऑर्डर्स हैं, आप इनको देख लीजिए, इन पे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं इस बार। उसके बाद आता है हमारा फॉरगेटिंग। वाई आर मेमोरी मिसबिहेव्स, हम भूलते क्यों हैं, क्या रीजंस होते हैं आपकी मेमोरी भूलने के। तो सबसे पहले है आपका डिके थ्योरी। डिके थ्योरी क्या कहती है, इट सेज कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन उसको यूज़ करना छोड़ देते हो तो वो कुछ टाइम बाद वो डिके होने लगती है और आप उसे धीरे धीरे भूल जाते हो। जैसे आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो, उसके बाद रिवीजन नहीं करते हो, आपको लगता है आपने तो वो अच्छे से कर लिया है, आप आगे बढ़ जाते हो। उसके बाद क्या होता है, जब आप वापस वहाँ आते हो तो आप देखते हो कि वो तो आप भूल चुके हो। क्यों? क्योंकि आपने उसको रिवाइज ही नहीं किया था, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी धीरे धीरे डिके हो गई है। फिर है आपकी इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस थ्योरी में क्या होता है, इसमें आपकी कोई एक इन्फॉर्मेशन दूसरी इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करती है, इसलिए आप उसको भूलने लगते हो। अब इसके 2 टाइप्स है। सबसे पहले आपका प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, फिर है आपका रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव में क्या होता है, आपकी जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, कोई आपकी ओल्ड नॉलेज है, वो आपकी नई इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर कर रही है। जैसे आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कोई पिन डाला हुआ है, अब आपने वो बहुत सालों से डाला हुआ था और आपने आज उसे चेंज कर दिया। तो ऐसा होता है ना
कि आप क्या करते हो, जब अपना मोबाइल फ़ोन दोबारा उठाते हो, आप वापस वो पुराने वाला जो पिन है उसी को डालने लगते हो, उसी पासकोड को बार बार डालने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक पुरानी नॉलेज थी जो आपकी नई वाली इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ा मिसबिहेव कर रही है, उसके साथ इंटरफेयर कर रही है। तो ये होता है आपका प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। फिर आपका आता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये क्या होता है? ये होता है जब आपकी कोई नई इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करने लगती है। जैसे आपने कोई नया फ़ोन नंबर लिया, अब आप उसी को यूज़ कर रहे हो। अब इससे पहले जो आपका फ़ोन नंबर था, आप उसे धीरे धीरे भूल गए, अब वो आपको याद नहीं है। ऐसा होता है, तो वो होती है आपकी रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ऐसा होता होगा, आपके बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपके बहुत पहले कभी दोस्त थे, फिर उनसे दोस्ती टूट गई, आपके नए दोस्त बन गए। अब जो आपके नए दोस्त हैं, आपको उन सब के बर्थडेज याद है, लेकिन जो आप पुराने दोस्त हैं उनके बर्थडे आप भूल गए। आप उसको रिकॉल करने की कोशिश भी करोगे तो आपको याद नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि आपकी जो नई वाली इन्फॉर्मेशन है वो पुरानी वाली इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर कर रही है, उसकी वजह से आप पुरानी इन्फॉर्मेशन भूल रहे हो। ये होता है आपका रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसके बाद आता है आपका रिट्रीवल फेलियर। मैंने आपको ये पहले भी बताया था। टिप ऑफ द टंग मूवमेंट्स होता है ना कि भाई मुंह पे है, बस याद नहीं आ रहा है, आई नो, मुझे बस इसका आंसर याद नहीं आ रहा है। आपको पता होता है, आपको पता होता है कि आपको वो याद है, वो आपके माइंड में स्टोर है, लेकिन अगेन वो आप उसे रिकॉल नहीं कर पाते हो, रिट्रीव नहीं कर पाते हो। ये होता है आपका रिट्रीवल फेलियर। फिर आती है आपकी मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। अब ये क्या होती है? आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत एम्बैरेसिंग होते हैं या आपको वो पसंद नहीं होते, आपके लिए वो आपको कुछ पेनफुल मोमेंट्स याद दिला देते हैं, तो आप उनको फोर्सफुली भूलने की कोशिश करते हो। होता है ना, आप अपने ब्रेन को समझाते हो कि आपको इसे भूलना है। कोई भी आपके पास ट्रॉमास होते हैं या कोई भी पेनफुल मोमेंट्स होते हैं, कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं, तो आप क्या करते हो? याद दिलाते हो कि इसे भूलना है, मुझे याद नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था। ये होती है आपकी मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। जब आप फोर्सफुली किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हो, उसे भुलाने की कोशिश करते हो, आपका ब्रेन आपकी बुरी मेमोरीज़, वो मेमोरीज़ जिनको आप याद नहीं रखना चाहते हो, उनको पीछे पुश कर देता है। ये है आपकी मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। उसके बाद सी लाइक सेंडिंग अ मीम इन फैमिली ग्रुप एंड ब्रेन सेज कंट्रोल+Z। आपने कोई ऐसा एम्बैरेसिंग मोमेंट कर दिया, अब आपको क्या करना है? उसे भुलाना है, क्योंकि आप वो बार बार याद कर रहे हो तो आपको एम्बैरेसमेंट हो रही है। तो आप क्या करते हो? आप उसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग करते हो, उसको फोर्सफुली भूलते हो। ये है आपकी मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। उसके बाद है आपका द कंप्लीट लिस्ट ऑफ व्हाई वी फॉरगेट। हम क्यों भूलते हैं? सबसे पहले पुअर एनकोडिंग, आप उसे सही से एनकोड नहीं कर पाए थे। कोई इन्फॉर्मेशन है जिसकी एनकोडिंग ही सही से नहीं हुई थी। फिर आपका डिके, जब आप कोई भी चीज़ बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करते, कोई इन्फॉर्मेशन जो बहुत लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करते, तो वो धीरे धीरे डिके होने लगती है। फिर है आपका इंटरफेरेंस। मैंने बताया आपको देयर आर 2 टाइप्स, प्रोएक्टिव एंड रेट्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव जब आपकी कोई पुरानी नॉलेज, कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन आपकी नई इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करे, और रेट्रोएक्टिव जब आपकी कोई नई इन्फॉर्मेशन आपकी पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ इंटरफेयर करे। देन आपका रिट्रीवल फेलियर, जब आपको याद होता है, आपको पता है कि वो आपको याद है, लेकिन आप उसे रिट्रीव नहीं कर पाते, रिकॉल नहीं कर पाते। फिर मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, जब आप अपने ऑकवर्ड, एम्बैरेसिंग या फिर पेनफुल मोमेंट्स को जानबूझ के भूलते हो, अपने ब्रेन को समझाते हो, फोर्स करते हो कि आप अपने भूल जाओ, वो होती है आपकी मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। देन एमनीजिया, स्ट्रेस एंड ट्रॉमा, दीज आर दी अदर 2 रीजंस जिनकी वजह से आप इंफॉर्मेशन भूलते हो। अब इसके बाद आता है आपका एटकिंसन एंड शिफ्रिन्स 3 स्टेज मेमोरी मॉडल। इट केम आउट इन 1968। इसे हम मल्टी स्टोर मॉडल भी कहते हैं।
ये हमें बताता है कि इंफॉर्मेशन कैसे हमारे ब्रेन में एंटर करती है, फिर आगे बढ़ती है, कैसे अलग अलग स्टेजेस पे जाती है एंड देन वो हमारी मेमोरी पे स्टोर हो जाती है। तो सबसे पहले तो देर आर 3 सीक्वेंशियल स्टेज। सबसे पहली होती है आपकी सेंसरी मेमोरी, मैंने आपको बता दिया। वही सबसे छोटी वाली मेमोरी जो बहुत ही छोटे मोमेंट के लिए होती है, 1 to 3 सेकेंड्स के लिए, जहाँ पे आप जैसे आपकी आइकॉनिक, आपका वही लाइट वाला एग्जाम्पल, एक कोई भी ऑडिटरी मेमोरी, ये होती है आपकी सेंसरी मेमोरी। उसके बाद है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये भी मैंने आपको बता दिया, जो टेम्प्ररी कोई भी मेमोरी आपके ब्रेन में रहती है तब तक जब तक उसकी नीड होती है, और यूज़ के बाद आप क्या करते हो, उसे भूल जाते हो। सी, यू मेंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज़, उस यूज़ को उसके यूज़ तक आप उसको याद रखते हो, और जैसे ही वो काम हो जाता है आप भूल जाते हो। आप OTP कब तक याद रखते हो, जब तक आप उसे डाल नहीं देते हो, उसके बाद क्या होता है, आप उसे भूल जाते हो। सो ये है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसके बाद आपका आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको मैंने बताया, परमानेंट मीनिंगफुल स्टोरेज, जो आपकी बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है। आप इसको जैसे जो भी आपकी सिमेंटिक मेमोरी जो आप याद रखते हो, आपकी फैक्चुअल नॉलेज, या आपकी एपिसोडिक मेमोरी जो आपकी लाइफ से रिलेटेड मोमेंट्स हैं, जो भी आपने आज तक स्किल्स सीखी हैं, वो सब कुछ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती हैं। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हाउ योर इंफॉर्मेशन मूव्स थ्रू दीज 3 स्टेजेस। सबसे पहले क्या होता है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो एक आपको स्टिमुलस देता है, एक फिजिकल स्टिमुलस, कोई सिग्नल देता है, जिसको आप क्या करते हो, एनकोड कर लेते हो। ठीक है, तो वो सबसे पहले आपकी सेंसरी मेमोरी में आता है थोड़ी देर के लिए। जैसे आपने किसी को कुछ बात करते हुए सुना, तो आपकी सेंसरी मेमोरी को थोड़ी देर के लिए वो याद रहेगा कि वो क्या बोल रहे थे। अब अगर वो बात कुछ ऐसी होगी जो आपके मतलब की होगी, कोई आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे एक टी मिल गई है, मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी जाके, तो आप क्या करोगे, उसे थोड़ी सी अटेंशन दोगे, ध्यान से सुनोगे। फिर क्या होगा, जैसे ही आप उसको अटेंशन दोगे वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगी। लेकिन अगर वो आपके मतलब की बात नहीं होगी तो क्या होगा, आप उसे अटेंशन नहीं दोगे और आप उसे इंस्टेंटली भूल जाओगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, वो तो एक अच्छी वाली गॉसिप थी, तो हमने उसको थोड़ी सी अटेंशन दे दी, एंड फिर क्या हुआ, वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्योंकि आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है, अब अगर आपको इसे अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको बार बार रिहर्स करोगे, रिवाइज करोगे, बार बार बोलोगे। फिर क्या होगा, फिर वो उस रिहर्सल के थ्रू आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, और जब उसको आप वापस से किसी मोमेंट पे जब आपको उसकी नीड होगी उस इंफॉर्मेशन की, तो आप उसे रिट्रीव करोगे। अब आपने उसे रिट्रीव क्यों किया है, क्योंकि आपको उसकी नीड है। जब आप उस नीड को पूरा कर लोगे तो वो क्या होगा, उसके बाद वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि आप उसको उस मोमेंट पे सिर्फ एक यूज़ के लिए रिट्रीव कर रहे हो। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस, किस तरह से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में एनकोड होती है, देन वो मल्टीपल स्टेजेस पे ट्रांसफ़र होती है। सो ये है आपका 3 स्टेज मॉडल बाय एटकिंसन एंड शिफ्रिन। ये 2 नाम याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद ओके, सो वी आर डन विद योर मेमोरी। आपकी ह्यूमन मेमोरी वाला टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे भी आपके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको भी देख लीजिए। अभी लेटली इन पे काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं, पिछले 5 एग्जाम से इनमें क्वेश्चन देखे जा रहे हैं थोड़े थोड़े, तो इनको अच्छे से कर लीजिए। नया टॉपिक है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो लेट्स गो थ्रू इट। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता क्या है, सी
जब हम कोई भी नई चीज़ लर्न करते हैं, कुछ भी लर्न करते हैं, तो वो एक दूसरी सिचुएशन में भी हम अप्लाई कर पाते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे मैंने गिटार बजाना सीखा, तो मेरी ये जो लर्निंग है वो हो सकता है कहीं और भी मैं अप्लाई कर सकूं, मैं कोई और इंस्ट्रूमेंट सीखूं, वहाँ पे भी ये लर्निंग अप्लाई हो जाए। इसे कहते हैं हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि आपकी कोई नई लर्निंग कहीं और पे, कोई भी जो आप नई चीज़ सीख रहे हो वो किसी और लर्निंग में या तो हेल्प करेगी, या उस लर्निंग में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, या फिर उन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होगा, वो उसे अफेक्ट नहीं करेगी। So this is your transfer of learning. Transfer of learning takes place when a person's learning in one situation influences his learning and performance in another situation. जब एक सिचुएशन पे जो आप लर्न करते हो उसका इन्फ्लुएंस एक दूसरी सिचुएशन की लर्निंग पे पड़ता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एंड ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं। नेचुरली अगर एलिमेंट्स ज़्यादा आइडेंटिकल होंगे तो वहाँ पे आपकी वो लर्निंग हेल्प करेगी। अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, अनआइडेंटिकल होंगे, तो वहाँ क्या होगा, वो इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। सो आपकी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, या फिर उसका इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसका पूरा का पूरा जो इट डिपेंड्स अपॉन द आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो उन दोनों सिचुएशन के बीच में है। The influence of learning and performance in one task on learning and performance in another. This is your transfer of learning. So, past learning either helps or hinders or has no effect on new learning. या तो वो हेल्प करता है, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई बैरियर बना लेता है, या फिर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता नई लर्निंग पे। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। सबसे पहले बेस्ड ऑन द इफेक्ट, कि उसका इफेक्ट क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स। सबसे पहले पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है? जब आपकी कोई भी पुरानी लर्निंग आपकी नई लर्निंग को हेल्प करती है, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, आपको हिंदी आती है, बहुत अच्छे से आती है, अब आप संस्कृत लर्न कर रहे हो, तो वहाँ पे हिंदी संस्कृत की लर्निंग में हेल्प कर रही है। आपकी एक पुरानी लर्निंग नई लर्निंग में आपकी हेल्प कर रही है। ये होती है आपकी पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फिर आता है आपका नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? जब आपकी पुरानी लर्निंग किसी नई लर्निंग के साथ इंटरफेयर करने लगती है। जैसे आप मैनुअली कार ड्राइव करते हो एंड देन यू स्विच टू ऑटोमेटिक वन, फिर वहाँ क्या होता है, जो आपकी मैनुअल लर्निंग थी वो इंटरफेयर करती है आपकी ऑटोमेटिक कार ड्राइविंग के साथ। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। आप इंडिया में कार ड्राइव कर रहे हो एंड देन आप फिर कहीं अब्रॉड जाके कार ड्राइव करते हो, रूल्स अलग होते हैं। यहाँ अलग रूल है, वहाँ पे आपके ड्राइविंग रूल्स अलग है। इस वजह से क्या होता है, आपकी जो पुरानी लर्निंग है वो नई लर्निंग के साथ बार बार इंटरफेयर करती है। वो नई चीज़ को लर्न करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि आप तो पुरानी वाली जो चीज़ थी उसे बहुत साल से लर्न करके उसको लेके चल रहे थे। तो ये हो जाती है आपकी नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फिर होता है आपको ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र का मतलब है दिस नो इफेक्ट। दो चीज़ें जिनका आपस में कोई इफेक्ट नहीं है, दो लर्निंग जिनका आपस में कोई भी इफेक्ट नहीं है। जैसे आपके क्रिकेट का और लिटरेचर का आपस में कोई भी लिंक नहीं बनेगा। अगर आप क्रिकेट बहुत अच्छा जानते हैं, आपने बहुत अच्छे से बहुत अच्छी टेक्निक सीख रखी हैं, तो उसका कोई भी असर आपके लिटरेचर पे नहीं पड़ेगा। कि आप क्रिकेट अच्छे से जानते हो तो आप लिटरेचर भी अच्छे से पढ़ पाओगे या फिर उससे नहीं पढ़ पाओगे। ना नेगेटिव होगा ना पॉजिटिव होगा। ये होता है आपका ज़ीरो ट्रांसफ़र। उसके बाद है आपका बेस्ड ऑन डायरेक्शन, आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र एंड वर्टिकल ट्रांसफ़र। ये क्या होता है? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र वो होता है जब आप दो टास्क करते हो जो सेम लेवल के होते हैं। यहाँ पे सेम लेवल से मतलब है उनका डिफ़िकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र हो जाता है क्योंकि उनका जो लेवल है वो एकदम सेम है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टास्क है जो स्कूल में कर रहे हो,
फिर उसको ही घर पे कर रहे हो, सेम लेवल है, तो वहाँ पे वो लर्निंग हेल्प करती है उस सेम टास्क को करने में। ये हो जाती है आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र। जैसे आपका स्टैटिस्टिक्स है, उसको आप अप्लाई कर रहे हो साइकोलॉजी में, दोनों का सेम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, सेम लेवल पे है दोनों, इसलिए वो लर्निंग वहाँ पे आपकी हेल्प कर रही है। ये है आपकी हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑन द सेम लेवल। फिर आती है आपकी वर्टिकल ट्रांसफ़र। वर्टिकल ट्रांसफ़र आपको पता होगा क्या होता है, आप फाउंडेशन से एडवांस की तरफ जाते हैं, नीचे से ऊपर। आपने कोई चीज़ है जो बहुत फाउंडेशनल लेवल पे सीख रखी है, तो अब जब आप उसके एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वो जो फाउंडेशन लेवल की आपकी लर्निंग थी वो आपकी उस एडवांस लेवल पे भी हेल्प करेगी। तो ये हो जाता है आपका वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे आप बहुत बेसिक मैथ्स बचपन में सीख के आए हैं, आपको पता है डिविज़न कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, आप अब परसेंटेज निकालना सीख रहे हैं, आपको फॉर्मूला बता दिया है एंड अब आपको क्या करना है, बस उसे सॉल्व करना है। अब क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि डिवीज़न कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो वो आपके परसेंटेज निकालने में भी हेल्प करेगा, वो लर्निंग आपकी परसेंटेज निकालने में भी हेल्प करेगी। सो वर्टिकल में क्या होता है, हम एक बहुत ही फाउंडेशनल लेवल से एडवांस लेवल पे जब जाते हैं तो हमारी जो फाउंडेशनल लेवल लर्निंग होती है वो हमारी उस एडवांस लेवल पे आके हेल्प करती है। दिस इज़ योर वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी, कि चीज़ें कितनी सिमिलर हैं। देयर आर टू टाइप्स हियर, नियर ट्रांसफ़र एंड फार ट्रांसफ़र। जब आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा सेम हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाता है, तो वहाँ पे होता है आपका नियर ट्रांसफ़र। जैसे आपने हारमोनियम बजाना सीखा, अब आपको क्या करना है, अब आपको पियानो बजाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका नियर ट्रांसफ़र। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो इसे हम बोलते हैं नियर ट्रांसफ़र। फार ट्रांसफ़र क्या होता है, जब आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। जैसे आपने आर्मी में रह के एक बहुत ही डिसिप्लिन शेड्यूल सीखा, आपने उसे लर्न किया, इनकॉर्पोरेट करा उसको आपने अपने डेली शेड्यूल में। अब क्या होता है, आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाते हो एंड वहाँ पे भी अपना वही डिसिप्लिन शेड्यूल जो है उसको अप्लाई करते हो। सो यहाँ क्या है, आपका आर्मी एंड आपका ये कॉर्पोरेट सेक्टर, ये दो बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन स्टिल आप अपनी वो पुरानी लर्निंग वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो ये हो जाता है आपका फार ट्रांसफ़र, जब आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है। नियर ट्रांसफ़र में क्या था, आपका कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत सेम है, ठीक है। तो ये आपका नियर एंड फार ट्रांसफ़र हो गया। इन पे आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नियर ट्रांसफ़र, फार ट्रांसफ़र, और इसके आगे फिर आपका लो रोड, हाई रोड, इन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रहते हैं। तो इनको आप ध्यान से करिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चलिए। इसके बाद आता है आपका बायलेटरल ट्रांसफ़र। अब बायलेटरल ट्रांसफ़र क्या होता है, सी ऐसा होता है जब आप अपनी बॉडी के किसी एक साइड से कुछ लर्न कर लेते हो। जैसे आप राइट हैंड से लिखना सीख चुके हो, अब आप क्या कर रहे हो, आपको एकदम दिमाग में आई कि मैं तो लेफ़्ट हैंड से भी लिखूँगा, तो आप क्या करते हो, आपको पता है आपने राइट हैंड से कैसे सीखा है, आपको पता है हाउ टू होल्ड दिस पेन, आप उसी तरीके से लेफ़्ट हैंड से भी लिखने की कोशिश करते हो, उसी तरीके से उस पेन को आप लेफ़्ट हैंड से भी पकड़ते हो और उन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को अपने लेफ़्ट हैंड पे भी अप्लाई करते हो जिनके थ्रू आप राइट हैंड से लिखते हो। ये होता है आपका बायलेटरल ट्रांसफ़र, जब आप अपनी बॉडी के एक साइड की लर्निंग अपनी बॉडी के दूसरी साइड अप्लाई करते हो, उसे हम बोलते हैं बायलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे आप राइट हैंड से टेनिस खेलते हो, उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड से भी टेनिस खेल के देखना है, तो जो भी प्रिंसिपल्स के थ्रू आपने राइट हैंड से सीखा था उसको आप ऑटोमेटिकली अपने लेफ्ट हैंड पे भी अप्लाई कर दोगे। ये है आपका बायलेटरल ट्रांसफ़र। उसके बाद आ जाता है आपका सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। जब कोई भी ट्रांसफ़र सीक्वेंस में होने लगता है किसी लर्निंग का, जैसे
आप छोटे थे, आपने सबसे पहले क्या सीखा, आपने सीखे अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद क्या हुआ, आपने फिर उनसे छोटे छोटे वर्ड्स बनाने सीखे। देन फिर वर्ड से आपने छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने सीखे। उसके बाद आप पूरे पैराग्राफ्स लिखने लग गए। तो एक सीक्वेंस में आपकी लर्निंग जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है बहुत फाउंडेशनल से एडवांस की तरफ। आपके अल्फ़ाबेट सबसे फाउंडेशनल स्टेज पे थे। उसके बाद आपने क्या किया, आपने थोड़ा आगे उसको अप्लाई किया और वर्ड्स बनाए। फिर उन वर्ड्स की लर्निंग के थ्रू आपने सेंटेंसेस बनाए एंड देन आपने पैराग्राफ बनाए। तो ये हो गई आपकी सीक्वेंशियल ट्रांसफ़र। उसके बाद आ जाता है आपका स्पेसिफिक और जनरल ट्रांसफ़र। अब ये क्या होता है, सी स्पेसिफिक से आपको पता चलता है कोई स्पेसिफिक नॉलेज या कोई स्पेसिफिक स्किल। आप जब कोई एक बहुत सिमिलर स्किल सीख जाते हो जो दूसरी जगह भी अप्लाई की जा सकती है, तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक ट्रांसफ़र। जैसे आपने कुछ ज्योमेट्रिकल नॉलेज है जो बहुत अच्छे से लर्न की है, अब आप कहीं कोई डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हो, वहाँ पे आप उस नॉलेज को अप्लाई कर देते हो। ये हो जाता है आपका स्पेसिफिक ट्रांसफ़र। जनरल ट्रांसफ़र में क्या होता है, जनरल ट्रांसफ़र में कोई ऐसी नॉलेज होती है जो आप जनरली याद करते हो या फिर वो आपके पर्सनैलिटी में आ जाती है एंड फिर वो कई जगह आप अप्लाई कर पाते हो। जैसे आप डिसिप्लिन सीख चुके हो, एक जर्नल लर्निंग है ये आपकी, एंड आप उसे अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में अप्लाई कर रहे हो। ये हो जाता है आपका जनरल ट्रांसफ़र। जैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सीख चुके हो एंड अब क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज़ में, अपने एग्ज़ाम में या फिर अपने रियल वर्ल्ड सिचुएशन में हर जगह उसको अप्लाई कर रहे हो। ये हो जाता है आपका जनरल ट्रांसफ़र। अब आता है आपका लो रोड वर्सेस हाई रोड ट्रांसफ़र। रिमेंबर दीज नेम, सैलेमन एंड पर्किंस, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था इन 1989। अब ये क्या है, सी लो रोड ट्रांसफ़र होता है जो बहुत ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे, आपने यू नो हाउ टू ड्राइव ए स्कूटर, एनी स्कूटी, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप स्विच करते हो एक बाइक पे। अब वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर कोई एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। आपकी जो वो लर्निंग है वो ऑटोमेटिकली वहाँ आ जाती है। आप अभी अपनी स्कूटी ड्राइव कर रहे हो, फिर आप अपनी किसी फ्रेंड की स्कूटी ड्राइव कर रहे हो, तो वहाँ क्या हो रहा है, आपकी इधर की जो लर्निंग है वो ऑटोमेटिकली उधर आ रही है। आपको खुद से एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे हैं, कोई कॉन्शियस थॉट नहीं लगाना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है खुद से। क्यों, क्योंकि उनमें दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है और आपकी वो रिपीटेड प्रैक्टिस की वजह से वो आप अच्छे से लर्न कर चुके हो एंड आप उसे ऑटोमेटिकली अप्लाई करते हो। फिर आता है आपका हाई रोड ट्रांसफ़र। अब ये क्या होता है, हाई रोड ट्रांसफ़र होता है जहाँ पे आपको बहुत माइंडफुली, बहुत कॉन्शियसली अपनी लर्निंग अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे आपने अपने क्लासरूम में कुछ सीखा या फिर आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, आपकी एक लर्निंग है डेमोक्रेसी के बारे में कि व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, आपको पता है। अब आपसे बोला जाए कि आपको ये डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट अपनी क्लासरूम में बनाना है, आप टीचर हो, आपको वो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट अपनी क्लासरूम में बनाना है, तो आप उन प्रिंसिपल्स को कॉन्शियसली याद करोगे, उनको सोचोगे कि आप उसे क्लासरूम में कैसे अप्लाई कर सकते हो एंड देन आप उसे कॉन्शियसली, बहुत माइंडफुली अप्लाई करोगे। ये होता है आपका हाई रोड ट्रांसफ़र, जब आप लर्निंग को कुछ एफर्ट्स लगा के माइंडफुली ट्रांसफ़र करते हो, कॉन्शियसली ट्रांसफ़र करते हो। आपका बहुत डेलिबरेट एप्लीकेशन होता है हाई रोड ट्रांसफ़र में। इसके बाद आपका आ जाता है फॉरवर्ड रीचिंग एंड योर बैकवर्ड रीचिंग। ये क्या होता है, जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन पहले से लर्न करते हो ये सोच के कि इन फ्यूचर इट विल हेल्प यू। आप आज कुछ भी लर्न कर रहे हो, कोई स्किल है या कोई इन्फॉर्मेशन है, उसे आप यही सोच के लर्न कर रहे हो कि ये मेरे को फ्यूचर में हेल्प करेगा, मुझे इसकी आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। तो वो होती है आपकी फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र। जैसे आप
कहीं पे बहुत टाइम के लिए किसी वेकेशन पे जा रहे हो, ठीक है, और वो कोई कोस्टल एरिया है, कोई कहीं बीच साइड जा रहे हो आप, तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं थोड़ी सी स्विमिंग सीख लेता हूँ, ये मेरे को वहाँ पे हेल्प करेगा। तो ये क्या है, ये है आपकी फॉरवर्ड रीचिंग। एन एग्जाम्पल, like student learn statistics carefully, knowing it will help in research, आगे चल के मेरी रिसर्च में ये स्टैटिस्टिक्स मेरी हेल्प करेगी। तो हम इस लर्निंग को तभी करते हैं जब हम पहले से ही सोच लेते हैं कि ये फ्यूचर में हमें हेल्प करेगी। फिर आ जाता है आपका बैकवर्ड रीचिंग। बैकवर्ड रीचिंग होता है जब आप किसी सिचुएशन में अपने पास्ट लर्निंग पे जाते हो और वहाँ जाके सोचते हो कि मैंने अपने पास्ट में कुछ ऐसा लर्न किया है जो मैं यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। ये होती है आपकी बैकवर्ड रीचिंग। व्हेन यू फेस अ न्यू प्रॉब्लम एंड यू लुक बैक एट पास्ट, वहाँ पे आप देखते हो कि मैं वहाँ से क्या सोल्यूशन निकाल के ला सकता हूँ। सो what is the idea? What have I learned earlier that can help now? Example, जैसे आपको कोई प्रपोजल लिखना है, रिसर्च प्रपोजल लिखना है, तो इससे पहले आपने रिसर्च मेथडोलॉजी में क्या पढ़ा था, आपके क्या रिसर्च स्टेप्स होने चाहिए, क्या प्रपोजल स्टेप्स होने चाहिए, किस तरीके से आपको अपना लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए, एवरीथिंग आप उसको रिकॉल करोगे, उसे याद करोगे और वो आपकी यहाँ पे हेल्प करेगा। दिस इज बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफ़र। सो आपके बैकवर्ड रीचिंग, आपके फॉरवर्ड रीचिंग पे भी बहुत क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा आपका हाई रोड, लो रोड, नियर एंड फार, इनको आप अच्छे से देख के चलिए। बाकी आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है कुछ थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र से रिलेटेड थ्योरीज ही कैसे होता है। सबसे पहले थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन, व्हाट इट सेज, ये बोलता है कि देयर आर सम सब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं। फॉर एग्जांपल मैथ्स, अगर हम मैथ्स अच्छे से लर्न कर लें तो हमारे बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये होता है आपका थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। जैसे ऐसे आपने सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे कि अगर आपका मैथ्स अच्छा होता है तो आपके बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें आपको हेल्प मिल जाती है। आपके साइंस में आपको हेल्प मिलती है, आगे चल के आपके जितने भी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड आपके सब्जेक्ट्स होते हैं हर जगह आपको हेल्प मिलती है। ये है आपका थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। इसके बाद आ जाता है आपका थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। ये आपका थॉर्नडाइक एंड वुडवर्थ का एक कॉन्सेप्ट है जो बोलता है कि ट्रांसफ़र वहाँ अच्छे से होता है जहाँ पे कुछ आपस में आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट सिमिलर होता है, सिचुएशन सिमिलर होती है, कुछ सिमिलैरिटी हम आपस में शेयर करते हैं, वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और अच्छे से हो पाता है। फिर है आपका थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ये क्या बोलती है, सी कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जब आप उनको अच्छे से समझ लेते हो तो उनको आप कहीं भी जनरलाइज कर पाते हो। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट के सारे प्रिंसिपल अच्छे से समझ लोगे तो वो आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई कर पाओगे। ये होता है आपका जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस। जब आप अच्छे से अंडरलाइंग प्रिंसिपल समझोगे तो वो आप अच्छे से जनरलाइज कर पाओगे, अच्छे से आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो पाएगा पॉजिटिवली। फिर है आपका थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन बाय गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। आई थिंक यू आर ऑलरेडी अवेयर गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या बोलती है कि हम कोई भी चीज़ को तब अच्छे से समझ पाते हैं जब हम उसको एक कंप्लीट होल यूनिट में देखते हैं, जब हम उसके आपस के कनेक्शंस को फिगर आउट कर लेते हैं एंड तब हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये थ्योरी हमारी क्या बोलती है कि हमारा ट्रांसफ़र तब अच्छे से होता है जब हम उनके बीच के कनेक्शन को, उनके बीच के पैटर्न को सही से समझ पाते हैं, उनके बीच का जो लिंक है वो हम फिगर आउट कर पाते हैं। तो ये है आपकी थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन। सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया सिमिलैरिटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, सिमिलैरिटी ऑफ टास्क। आपके टास्क में कितनी सिमिलैरिटी है, सिचुएशन में कितनी सिमिलैरिटी है, इस पे डिपेंड करता है आपका ट्रांसफ़र। जितनी ज़्यादा सिमिलैरिटी होगी उतना बेटर ट्रांसफ़र होगा,
जितनी कम सिमिलैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा वो ट्रांसफ़र, या कह सकते हैं कि वो नेगेटिव ट्रांसफ़र भी हो सकता है, या हो सकता है उनका आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिंसिपल्स रेदर देन रोट लर्निंग, जब आप अच्छे से अंडरलाइंग प्रिंसिपल किसी भी कॉन्सेप्ट के समझ जाते हो तब आप उन प्रिंसिपल्स को जनरलाइज कर पाते हो और सिचुएशंस में अप्लाई कर पाते हो। वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र बहुत अच्छे से, बहुत एफिशिएंटली हो जाता है। उसके बाद आपके लर्नर की इंटेलिजेंस और एक्सपीरियंस, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में। देन मेथड ऑफ टीचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कशन बेस्ड मेथड्स, ये सब आपकी ट्रांसफ़र को इन्हेंस करते हैं। आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो। अगर आपका टीचिंग मेथड थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिस्कशन से हो रहा है तो उससे आप अपने स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हो, उसे और ज़्यादा इन्हेंस कर रहे हो, जो हेल्प कर रहा है उनके अच्छे से ट्रांसफ़र करने में अपनी लर्निंग को। ओके, उसके बाद आपका मोटिवेशन, ग्रेटर इंटरेस्ट लीड टू मोर इफेक्टिव ट्रांसफ़र। नेचुरली जितने ज़्यादा आप मोटिवेटेड होते हो, जितने ज़्यादा आप उस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या उस एक इंफॉर्मेशन को लर्न करने में इंटरेस्टेड होते हो, उतने ही अच्छे से आप उसे अप्लाई भी कर पाते हो, उसे ट्रांसफ़र भी कर पाते हो अपनी किसी नई सिचुएशन में, किसी नई लर्निंग में। सो these are all the factors that affect the transfer of learning. Transfer of learning की educational implications क्या है? We teach through principles and concepts, not just facts. जब आप ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पे फोकस करते हो तो आप फोकस करते हो कि प्रिंसिपल्स क्लियर हो, सिर्फ फैक्चुअल नॉलेज ना हो, रोट मेमोराइजेशन ना हो, सारे प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से क्लियर हो, ये हमारा एक फोकस होता है। Then using real life examples to student to apply classroom knowledge. आप real life example देते हो जिससे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो रिलेट कर सके एंड देन वो उस नॉलेज को इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर सके, ट्रांसफ़र कर सके किसी और सिचुएशन में। देन आप क्या करते हो, यू एनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आप जितने ज़्यादा अपने टीचिंग स्टाइल में प्रॉब्लम सॉल्विंग या क्रिटिकल थिंकिंग इंक्लूड करते हो उतना ज़्यादा आप प्रमोट करते हो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को। देन यू प्रमोट द इंटीग्रेशन अक्रॉस सब्जेक्ट। जब आप सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन करते हो, जब आप लिटरेचर और हिस्ट्री को आपस में इंटीग्रेट करते हो, मैथ्स और साइंस को आपस में इंटीग्रेट करते हो, तो आप नेचुरली उनका ट्रांसफ़र खुद से करते हो, जिससे वो और ज़्यादा इन्हेंस होता है, वो एबिलिटीज़ और ज़्यादा इन्हेंस होती है, वो नॉलेज और अच्छे से हम जनरलाइज कर पाते हैं। दैन यू ट्रेन स्टूडेंट्स इन स्टडी स्किल्स एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज। सो आप जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनको स्किल्स और लर्निंग स्ट्रेटजीज़ में ट्रेन करते हो, जिससे वो जनरल ट्रांसफ़र होता है, वो उस ट्रांसफ़र को जगह जगह अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं इन ऑल दी एस्पेक्ट्स, इन ऑल दी एरियाज़। सो ये था आपका ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड वी आर डन विद दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द ह्यूमन मेमोरी एंड ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ये बहुत अच्छे से आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी एंड आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे जो भी इन टॉपिक से आएंगे। सो अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन होता है जस्ट कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपको ये क्लियर हो चुका है तो जस्ट गिव अस अ लाइक एंड बाकी हम मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स कॉल इट अ डे। दिस इज छवि प्रदा साइनिंग ऑफ एंड वील मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड न्यू स्ट्रेटजी। तब तक पढ़ते रहिए, बी कॉन्फिडेंट, बी कंसिस्टेंट, कीप वर्किंग हार्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेट एग्जाम। Thank you.